युवा पुस्तामा यस्तो विद्रोहको लहर आउँदैछ, बालेन र हर्कहरू, यो त सानो एउटा झिल्को मात्रै मैले देखिरहेको छु। यो हामी को चाहिँ हामी बढारिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ। और जब से बालन ने काठमांडू में जीता और अपना एक अच्छे तरीके से अपना जो उजागर किया, जो सूरज बालन का चमका, जो सूरज बालन का निकला, ये देखते हुए एक भूचाल ही समझो आ गया पूरा नेपाल में, एक रिवोल्यूशन ही आ गया है। और ये जो है एक बालन के ग्रेट मूव से जो जो यूथ में जो ये मतलब एक फीलिंग आया कि मतलब हाँ वो अभी इलेक्शन में आ सकते हैं, जीत सकते हैं। जो नेपाल की जो जनता थी वो थक गई थी ये सब देख देख करके कि ये बूढ़े लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, वो हमेशा बार बार बन रहे हैं, 4 बार कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मिनिस्टर बन रहे हैं, कुछ नहीं कुछ कुछ बालन हरसम्पान जैसे लोगों की जीत की वजह से ये सोसाइटी में एक बहुत ही कड़ा मैसेज गया कि कोई भी लीडर बन सकता है अगर जो मतलब वो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, कुछ रियली वांट्स टू डू समथिंग अच्छे, जिनके पास अच्छी अच्छी खासी नॉलेज है, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जिसमें करने के जुनून नेपाल के इलेक्शन में आना ही चाहिए। और उसी का जीता जाता एग्जाम्पल है कि सागर ढकाल और अबिला में छाने कितनी जल्दी मतलब अभी आ गए इलेक्शन में। जो सागर ढकाल को आप अच्छे से जानते हैं वो किस लिए मशहूर है, नेपाल में ये न्यूज में आ गए थे। हीरा दिया थे तपाईले ढुङ्गा बनाएर छोड्नु। रविला में छाने तो मतलब प्लानिंग ही कर रहे थे उनको आने के लिए, पर जैसे ही बालन का एक अच्छा जीत देखा, एकदम खतरा जीत देखा, उसके बाद वो अभी तुरंत ही आ गए कि मतलब अभी अच्छा मौका भी अभी लड़ सकता हूँ, अभी जीत सकता हूँ। ठकाल तो भैया चले गए वहाँ देउआ के घर पे ही जाके उनको उसके मारने की कोशिश की है। वो तो दादल धूरा में पहुंच गए, पर दादल धूरा में जाके भी वो मतलब हार गए, मतलब अच्छी मार्जिन से हार गए, पर फिर भी सागर ढकाल ने अच्छा उठ पाया। इसमें हमारी जो इंटरनेट की जो यूथ जीते हैं उनमें उन्हीं की यूथ में जो रविला में छाने हो गए, तोसीमा कारके, गगन थापा, ऐसे लोग जो आ गए हैं इनकी जीत में अपना जीत मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यूथ मतलब कहाँ से जीते हैं। रविला में छाने को तो जानते हैं, रविला में छाने चितवन कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 2 से 49,264 वोट लाकर जीते। तोसीमा कारके ललितपुर 3 से 31,136 वोट, गगन थापा काठमांडू 4 से 21,302 वोट लाकर जीते हैं। तो आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि मतलब ये क्या बना सकते हैं, पीएम बन सकते हैं कि नहीं, अपनी सरकार बना सकते हैं कि नहीं। नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ी वो है, एक परेशानी है। आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट आखिर बनता कैसे है, पार्लियामेंट में कैसे मतलब ये सरकार बनती है, कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इससे जानने से पहले हम लोग क्या जान सकते हैं कि काठमांडू में कैसा हुआ। मतलब काठमांडू में जो सबसे बड़ी जहाँ है कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ कौन पार्टी, कौन सी पार्टी कितने वोट लेकर आई। उसमें नेपाली कांग्रेस 5, स्वतंत्र पार्टी 4, मतलब राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी 4, यूएमएल 1। और चलिए होल नेपाल में देखते हैं किस पार्टी की कितनी सीटें प्रत्यक्ष में मतलब जो संसद में डाल गई हैं पीटीपी से। तो चलिए जानने की कोशिश क्या करते हैं कि आखिर ये सरकार कैसे बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन पीएम कैसे बन सकता है, कैसे डिसाइड होता है। पहला क्या हमको करना होगा, आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे सोशल में कि जो हमारा सरकार होता कैसे बनता है, लेजिस्लेचर से बनता है। लेजिस्लेचर में जो सबसे ज़्यादा सीट लेकर आता है, लेजिस्लेचर में अब हमारा जो होता है उसमें सभा जो होता है, वो सभा जो संसद होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, उसमें 275 सीट्स होते हैं। पूरे नेपाल में 275 सीट्स होते हैं। उसमें 165 हमारे जो पीटीपी से होते हैं, मतलब डायरेक्ट संसद में चुने जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट उनको वोट देते हैं, वोट देकर जिताते हैं, संसद में पहुंचाते हैं, संसद का चुनाव जिताते हैं। और 1 सदस्य जो लोग हैं वो समानुपातिक से आते हैं, पीआर से आते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। इन दोनों मिलाकर के जिसके पास 50% से एक भी सीट ज़्यादा होगा वही अपना सरकार बना सकता है। तो 50% इसका हो गया 137, 138 लोगों का उससे ज़्यादा का सपोर्ट होगा, वही पीएम बन सकता है। देखते हैं कि नेपाल में प्रत्यक्ष में जो मतलब पीटीपी डायरेक्ट उसमें कितने सांसद जीते हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती है। उसमें सबसे पहले है कांग्रेस, सबसे आगे कांग्रेस भैया, कांग्रेस है इस बार 55 सीट, सीपीएमएल का 43, माओवादी का 18, नेकपा का 10, राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी का 8, राष्ट्र समाजवादी का 6, जनमत का 1 और इंडिपेंडेंट 5 और 4 जो डिसाइड होने वाले हैं, और प्रजातंत्र के साथ करके और वगैरह वगैरह। और समानुपातिक में क्या है, समानुपातिक में सीओपी का 35, कांग्रेस का 34, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का 14, माओवादी का 15, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का 8, समाजवादी का 4, अदर्स और जो है। और इस टेबल से आप समझ ही गए होंगे कितने सबसे ज़्यादा मतलब किसके पास कितना है। इसमें सबसे ज़्यादा वो जो सीटें हैं उसके पास है कांग्रेस के पास है 89, 55 प्लस 34 है। उसके बाद में सीपीएमएल जो कि सेकंड नंबर पे है वो 42 प्लस 35, 76, मतलब कोई अकेला सरकार बना ही नहीं सकता है। और माओवादी का भैया 18 प्लस 15 33 है, नेकपा का तो 10 ही है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का 8 प्लस 14 22, मतलब किसी के पास नहीं है। तो इसमें कौन सरकार बना सकता है, कौन पीएम बन सकता है, इसमें बहुत हल्ला हो रहा है। इसमें क्या हो सकता है, केस वन पहला, और इसमें केस वन मतलब सीपीएम प्लस कांग्रेस 89 प्लस
177 करके 166, ये दोनों बना सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, गगन थापा भैया जो कर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी मतलब अपना तो अनाउंस कर दिए कि मतलब मैं ही बनूंगा। उसमें शेर बहादुर देववा को सबसे पहले उनको लड़ना पड़ेगा गगन थापा से। इसमें गगन थापा या शेर बहादुर देववा इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसके बाद में केपी ओली, इन दोनों में से केपी ओली मतलब 2.5 साल, उसके बाद में गगन थापा या शेर बहादुर देववा 2.5 साल मिलकर के राज कर सकते हैं नेपाल में, या कोई एक प्रेसिडेंट बन जाए और एक कोई पीएम, कि शेर बहादुर देववा प्रेसिडेंट बन जाए, उनकी शेर बहादुर देववा की पत्नी है राणा देववा, वो डिप्टी प्रेसिडेंट बन जाएं और पीएम केपी ओली को बनने दें। ये थोड़ा इसका संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि भैया कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं, सॉरी केपी ओली, वो तो भैया शेर बहादुर देववा को और ये सारे लोगों को बनना नहीं दे सकते हैं। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में कांग्रेस हो जाए, माओवादी हो जाए, नेकपा के समाजवादी मतलब मिलकर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कांग्रेस का 89, माओवादी का 33, नेकपा एकीकृत का 10, उसके बाद में राष्ट्र समाजवादी का 10 करके 142 मतलब 142 वोट बना सकती हैं। इसमें माओवादी प्रचंड जो है प्रचंड, उसके बाद में केपी ओली मिलकर दोनों मतलब 2.5 साल करें, या ये कोई प्रेसिडेंट बन जाए या कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में क्या हो सकता है कि अगर जो 6 महीने के बाद या 6 महीने के उससे पहले ये लोग अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते या कायम नहीं रख सकते, तो स्थगित हो जाएगा ये पार्लियामेंट, और उसके बाद 6 महीने बाद री इलेक्शन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा किसका, इसमें फ़ायदा होगा रवि लामे छाने का और सागर ढाकाल का। पर पता नहीं इसके बाद आगे क्या होता है। इस बार के जो संसद में पार्लियामेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग पहुँचे हैं, डिजर्विंग लोग, मतलब एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग पहुँचे हैं। इसमें सब बिजनेसमैन हैं, जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, सब लोग मतलब अच्छे से एक्सपर्टीज लोग पहुँचे हैं। पर आगे देखिए क्या होता है। और दोस्तों हाँ, नेता टाइप भाषा कम मत कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए।